हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन पे। तो दोस्तों, आज हम अपनी सीरीज को कंप्लीट करने जा रहे हैं। यानी कुछ दिन पहले जो हमने अपनी सीरीज का आगाज किया था, जो थी एसएल फिफ्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया की, हमने चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट की थी विद आपको पीडीएफ सॉल्यूशन देते एब्सोल्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट। और आज उस सीरीज का अंत होने जा रहा है, यानी सिलेबस कंप्लीट होने जा रहा है आपका किसका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया का, जो कि आपकी यूनिट 5 के साथ में यहां पर सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ में हम आपके करवा चुके होंगे 2 सब्जेक्ट के सिलेबस कंप्लीट। पहला हमने हिस्ट्री कंप्लीट करवा दिया है, दूसरा इकोनॉमिक्स, और तीसरी इकोनॉमिक्स जो कि आपके प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसका 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। 8 लेसन, कितने 8 लेसन में अपलोड कर चुका हूं लेक्चर के साथ में। प्लीज जिससे रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज जाकर देख लेना। साथ में आपको आई बटन में पॉपअप होकर सारी प्लेलिस्ट मिलती रहेगी। दूसरा बात करें पॉलिटिकल को लेकर, तो पॉलिटिकल काफी बड़ा पोर्शन है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि इन तीनों का सिलेबस कंप्लीट करवाकर हो सके कि पॉलिटिकल का आपको डेली बाय डेली वीडियो मिले। ऐसा नहीं कि भाई एक दिन इकोनॉमिक्स आ रही है, एक दिन हिस्ट्री आ रही है, ऐसे मिले नहीं। क्योंकि पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और बहुत ज्यादा लेंथी है, प्लस बहुत ज्यादा आसान है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको वो सारी वीडियोस में एक साथ डेली बाय डेली अपलोड करता रहूं। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि वहां पर कंटेंट उठाना आप लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को जेन्युइन बेस्ट कंटेंट मिले, जिससे आप अपने पेपर में 100% पेपर अपना करके आ सको, और फिर आप मुझसे बाद में बोलो कि सर मजा आ गया। ठीक है दोस्तों, तो उसी मजे के साथ में मां सरस्वती का नाम लेकर हम शुरू करते हैं हमारी आज की पाठशाला, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे यूनिट 5। और यूनिट 5 के अंदर हम इंपॉर्टेंट चीज है कौन सी, जो यूनिट का नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और काफी इजी है, कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली इसके अंदर बताऊंगा, जो एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होगा, जिसे हम वीआईपी बोलते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ये एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा। दूसरा, आपको ये पूरा चैप्टर सही समझने की जरूरत है, क्योंकि इस पूरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, इससे जो क्वेश्चन बता दिए वो 100% पूछा जाने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि पॉलिसी, आर्थिक नीति क्या है। मतलब क्या मतलब है आर्थिक नीति का, इसका क्या तात्पर्य है, किसकी क्या समानता है, क्या चलन है, इसके बारे में जान लेते हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आर्थिक नीति है क्या, आर्थिक नीति मतलब न्यू आर्थिक नीति, यानी हमारे देश की अर्थव्यवस्था के अंदर होने वाले भाई जितने भी चेंजेस है, लाइक जैसे आपको टेक्नोलॉजी चेंजेस होने हैं, लाइक बेरोजगारी को लेकर रोजगार में जाने, लाइक एजुकेशन पॉलिसी को लेकर चेंजेस होने, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए चेंजेस होने, लाइक पंचवर्षीय योजना आ रही है। ये सारी चीजें इन्वॉल्व की जाती है किसके अंदर, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर। ठीक है, एनईपी, आप लोग इसे एनईपी भी बोल सकते हो। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड की जाती है कि भाई आपकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, आपकी टेक्नोलॉजी कैसी होनी चाहिए, इस बार मार्केट में कौन सी वस्तु ज्यादा आएगी, इस बार किसानों को कौन सी वस्तु पर ज्यादा रेट मिलेगी, क्या मिलेगी, कौन सी फसल पर ज्यादा रेट मिलेगी, इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस किए जाएंगे, कहां पर बांध बनेंगे, कहां पर पुल बनने हैं, कहां पर मेट्रो लाइन चालू होनी है, कहां पर बसें जानी है, या फिर कौन सी पंचवर्षीय योजना लानी है जिसके अंदर हम ये सारी चीज करेंगे। तो इसका एक मोटा मोटा तौर पे मैंने आपको बताया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में आपको बताया। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि भाई इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं, इकोनॉमिक पॉलिसी की शुरुआत कहां से होती है, तो शुरुआत अगर हम बात करें कब से होती है शुरुआत, तो आप सभी जानते हो, आपने सबने रूसी क्रांति पढ़ी हुई है। जिसने नहीं पढ़ी वो पढ़ लेना। सभी ने क्या पढ़ी हुई है, रूसी क्रांति पढ़ी हुई है, रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ा हुआ है सभी ने। क्या पढ़ा है, रशियन रिवॉल्यूशन सभी ने पढ़ा है। तो रशियन रिवॉल्यूशन यानी 1970 के बाद में इकोनॉमिक पॉलिसी की शुरुआत होती है। सबसे पहले कब से शुरुआत हुई, जब रशियन क्रांति स्टार्ट हुई, फिर रशियन क्रांति का आरंभ हुआ,
या फिर रशियन क्रांति खत्म होगी, तब जाकर हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स पॉलिसी, सिर्फ इकोनॉमिक्स पॉलिसी की शुरुआत हुई थी सबसे पहले। कब जाकर? 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन के बाद में। समझ में आई बात? अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। नई आर्थिक नीति 1917 की रूसी क्रांति और रूसी गृह युद्ध के बाद 1920 के दशक में संविधान संघ द्वारा लागू की गई। मतलब कब लागू की गई थी? स्टार्ट तो यहां से हुई थी, लेकिन लागू कब की गई थी? 1920s में। 1920s के दशक में ये लागू की गई थी पहली बार। दूसरी बात यहाँ पर बोला है कि एनईपी ने युद्ध समायोजन नीतियों में से एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व किया जो गृह युद्ध के दौरान लागू थी। इसे 1921 में समायोजित नेता व्लादिमीर लेनिन और उसकी सरकार द्वारा पेश किया गया था। मतलब 1921 में इसको पेश किया, शुरुआत तो हो गई थी भाई, लेकिन 1921 में यहाँ पर क्या बात हो रही है? रशियन क्रांति के बाद में 1921 में 1921 में वहां की एक सरकार थी जिनका जो एक नेता था व्लादिमीर एक नेता था। इसने क्या की थी? इसकी शुरुआत की थी। इसके मतलब वहां पर इसको सरकार को इसने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की डॉक्यूमेंटेशन सारी चीजें क्या करी थी? प्रोवाइड करवाई थी। ठीक है। अगर हम बात करें नई आर्थिक नीति का अर्थ क्या है? नई आर्थिक नीति मूलतः सोवियत संघ से शुरू की गई और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी सभी देशों की अर्थव्यवस्था को मिलाकर एक मिश्रित अर्थव्यवस्था बनती है। यानी देखो, अगर हमारे देश में कोई भी चीज लागू की जा रही है ना, इसे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, ठीक है। यानी हमारे देश में कोई भी चीज अगर लागू की जा रही है, फिर हमें किसी तरह की टेक्नोलॉजी को लेकर आना है, तो अन्य देशों की इकोनॉमिक भी हम देख सकते हैं। लाइक जैसे अगर मैं बात करूं एक है ना जूस बनाने की मशीन, क्या जूस बनाने की मशीन हमारी सरकार लाना चाहती है। 2024 की हम बात कर लेते हैं कि 2024 में हमारी सरकार जूस बनाने की मशीन लाना चाहती है। वो खुद अपने देश में, हमारे भारत के अंदर इस चीज का क्या करना चाहती है? प्रोडक्शन करना चाहती है। जिसमें भैया आज देखो क्या होता है, अगर आप गन्ने का जूस लेने जाओगे तो आप खुद गन्ना मशीन में डालते हो, ठीक है, उसे बार बार घुमाते हो, टाइट होता है, फिर जैसे जैसे वो उसका कचूमर बंद चलाते हो उसे घुमाते रहते हो, ठीक है। तो हम सोचते हैं कि ये सरकार ये सोच रही है कि भाई गन्ने का जूस बनाने की मशीन बनाई जाए, लेकिन उसमें गन्ना एक बार में डाल दें हम और उससे जूस अपने आप निकल कर आ जाए, मतलब हमें बार बार उसे दबाने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पर ये क्या देखेगी, यार देख इसमें ये हमारा प्रॉफिट तो ही है, लेकिन हम इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी लाए कि जो अदर कंट्रीज है, क्या है? अदर कंट्रीज है वो हमारे यहाँ से अपने देश में क्या करवा सके? अपने देश में क्या करवा सके? इंपोर्ट करवा सके, अपने देश में आयात करवा सके दूसरे देश में। तो हमारे यहाँ से क्या बढ़ जाएगा? हमारे यहाँ से क्या बढ़ जाएगा? एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था तो सुधरी, हमारे देश के अंदर टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ, बाकी लोगों की मेहनत भी कम हुई। दूसरा, हमने किसी अन्य देश पर क्या कर दिया? इंपोर्ट कर दिया, तो अन्य देश की जो पैसा है हमारे देश में आ गया, है ना, हमारे देश की क्या बढ़ गई? इनकम बढ़ गई। तो यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब यही है कि भाई अन्य देशों की अर्थव्यवस्था को लेकर चलना, कि ताकि हमारा बिजनेस अच्छा हो सके, हमारी इनकम अच्छी हो सके। समझ में बात चली। सबसे पहले इसके अंदर अगर हम बात करें कि नई आर्थिक नीति के अंदर हमें और क्या क्या देखना पड़ता है, कि इसने राज्य नियंत्रण के ढांचे के भीतर बाजार तंत्र और निजी उद्यम में सीमित वापसी की अनुमति दी है। एनईपी की प्रमुख विशेषताएं शामिल है। चलिए हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं कि भैया एनईपी तो आ गई, मान के चलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ये तो आ गई, मान लिया, लेकिन इसके क्या गुण हैं? आई है तो क्यों आई है? क्योंकि इससे क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, इसको हम यहाँ पर पहले तो समझने की कोशिश करते हैं। पहला कृषि में सुधार, जो कृषि में सुधार देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा?
कृषि में सुधार देखने को मिला। अब कृषि में सुधार कैसे देखने को मिलेगा, ये पहले पढ़ते हैं। बोला है किसानों को राज्यों को कर चुकाने के बाद अपनी अतिरिक्त उपज खुले बाजार में बेचने की अनुमति दी गई। मतलब क्या है भाई, जो किसानों को रेट दे दी उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके अपना पहले वो क्या करेंगे, सरकार को टैक्स जमा करवाया। सरकार को टैक्स जमा करवाने के बाद में वो अपना अनाज है, गेहूं है, कुछ भी है, बाजरा है, मक्का है, उसको कहां जाकर बेचेंगे, तब जाकर मार्केट में बेचेंगे। लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, सरकार को टैक्स जमा करवाना पड़ेगा, तब जाकर वो बेचेंगे। लेकिन इसने बाजार में बेचने की अनुमति दी। इसने युद्ध समायुद्ध के तहत अनाज की जबरन मांग को प्रतिस्थापित कर दिया, जिससे किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिला। बिल्कुल मिला भाई, कृषि में सुधार के लिए उन्होंने बोल दिया कि कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप सरकार को टैक्स जमा करवा दो, टैक्स जमा करवाओ, देन आप फ्रीली होकर, क्या होकर, फ्रीली होकर उसको क्या कर दो, मार्केट में जाकर सेल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट में जाकर सेल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कृषि में सुधार हुआ कि नहीं हुआ, क्यों, हर कोई सोचेगा यार सरकार हमसे टैक्स ले रही है, ठीक है, देन हमें उन्हें बोल रहे कि हम किसी भी रेट पर जाकर मार्केट में बेच सकते हैं, जो भी मार्केट में रेट चल रही है उस अकॉर्डिंग। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर कृषि में सुधार हुआ, हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। उनको क्या मिला, प्रोत्साहन मिला, क्या मिला, मोटिवेशन मिली। तो ज्यादा से ज्यादा फसल का क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा खेती करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अच्छी खेती करेंगे। क्या करेंगे, अच्छी खेती करेंगे। समझ में आई बात यहाँ पर। दूसरा है लघु स्तरीय निजी उद्योग, यानी शॉर्ट टर्म, जो मतलब स्मॉल बिजनेसेस हैं, जितने भी स्मॉल बिजनेसेस उनको फायदा हुआ। कैसे, छोटे व्यवसाय, व्यापार और हल्के उद्योगों को निजी तौर पर संचालित करने की अनुमति दी गई। मतलब जो छोटे व्यापार है, नई आर्थिक नीति कारण क्या हुआ, जो स्मॉल बिजनेस है, लाइक कोई भी छोटा सा बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, लाइक एक कंपनी है, मतलब एक किसी ने अपने नाम पर कंपनी खोली, लाइक हम बोलते हैं हम अपने YouTube चैनल के नाम से ले लेते हैं ऑनलाइन हितेश। लाइक मैंने ना अपने नाम पर एक कंपनी खोली ऑनलाइन हितेश, जिस कंपनी के अंदर क्या होता है कि मैं अपने नीचे सिर्फ और सिर्फ 5 एम्प्लॉय रखता हूँ। क्या रखता हूँ, 5 एम्प्लॉय रखता हूँ। 5 एम्प्लॉय को मैं रोजगार देता हूँ, ठीक है, और उनसे बोलता हूँ कि भैया ये हमारा डेटा है, क्या है, ये मेरे पास एक डेटा है जिसमें कंपनीज के जो क्रेडिट कार्ड कंपनी जो कंपनी क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करवाती है उन कंपनी का डेटा है, और इसमें वो लोग हैं जिन्होंने उस कंपनी के क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं करी है। क्या नहीं करी, पेमेंट नहीं करी है। तो आप इन्हें कॉल करो, इनसे पूछो कि भाई क्यों नहीं करना चाहते, क्या प्रॉब्लम है, आप उनको लीगल एक्शन बताओ कि आपके अकॉर्डिंग ऐसे लीगल एक्शन हो सकता है, आप प्लीज जल्द से जल्द टाइम पर अपनी क्या करवाओ, पेमेंट करवाओ। तो आपको कंपनी क्या करेगी, आपको कंपनी हर एक पेमेंट पे मान लो 75, हर एक पेमेंट में मान लो आपको 75% उसका हिस्सा आपको देगी, हमको देगी, किसको, एक एम्प्लॉय को देगी। और एम्प्लॉय पर आने से पहले किस पर जाएगा, वो बॉस पर जाएगा, उनके किस पर जाएगा, बॉस पर जाएगा। सिंपल सी बात है, बॉस पर जाएगा। तो बॉस क्या करेगा भाई, 75 में से सिर्फ क्या करेगा, हर एक पर पर्सन में से 15% अपने पास में रखेगा और 60% वर्कर्स में दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, छोटा सा बिजनेस है, 5 लोगों का बिजनेस है, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, पैसे जमा करवा रहे हैं, वो उसमें से प्रॉफिट ले रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर इनको क्या मिल रही है, मोटिवेशन मिल रही है स्मॉल बिजनेसेस को। तो स्मॉल बिजनेस धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे कि अभी आप लोग देखोगे हर जगह, दिल्ली में हर जगह में कहीं ना कहीं छोटे मोटे कॉल सेंटर आपको मिल जाएंगे, जो सिर्फ इन्हीं के ऊपर काम करते हैं, इसी कंसेप्ट के ऊपर काम करते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट, क्रेडिट कार्ड या फिर किसी भी लोन की ईएमआई पड़ी है उसको कॉल करवाते हैं, उनकी सेल करेक्ट करवाते हैं। यानी सारा काम किसके ऊपर चल रहा है, सेलिंग के ऊपर काम चल रहा है। सेलिंग किसके ऊपर काम चल रहा है, सेलिंग के ऊपर काम चल रहा है। और दोस्तों मैं आपको एक बात लिख के देता हूँ कि अगर आप लोगों को कोई चीज बेचना आती है ना, तो आप लोग जिंदगी में भूखे नहीं मर सकते। आप लोग जिंदगी में, आपके पास में पैसों की कमी नहीं होगी, ध्यान रखना, जिंदगी में आपके पास में पैसों की कमी नहीं होगी अगर आपको सेलिंग की स्किल है। और सेलिंग की स्किल ऐसे नहीं आती, कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है अपने अंदर, अपनी मोटिवेशन स्किल्स को अच्छा करना पड़ता है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अपना अच्छा करना पड़ता है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करना पड़ता है। समझ आती, तब जाकर ये सारी चीज आप स्किल, आप खुद का बिजनेस तब जाकर स्टार्टअप
शुरू कर पाओगे। समझ में? चाहिए और चीज अगला पॉइंट बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट क्या बोले? अगला पॉइंट बोला भारी उद्योग पर राज्य का नियंत्रण। मतलब जो बड़े उद्योग होते हैं ना, लॉन्ग टर्म बिजनेसेस, लॉन्ग टर्म, जितने भी लॉन्ग टर्म बिजनेसेस होते हैं भाई, ठीक है, एक हमने लिया स्मॉल बिजनेस, ठीक है, लेकिन जो बिजनेस बड़े होते हैं, जो यानी सालों साल चलते हैं और जिनकी मतलब रेवेन्यू अच्छी जनरेट होती है, जिनका क्या कहते हैं टर्नओवर भी काफी अच्छा होता है, तो उन पर क्या होता है, या फिर जिस सरकार के अंडर में होते हैं तो उस सरकार उस पर हस्तक्षेप होता है। मतलब उस उनका कंट्रोल होता है कि भाई वो कोई इनलीगल काम ना कर दे, इनसे हमें टाइम टाइम टैक्स लेना चाहिए, कोई ये गलत काम ना कर रहे हो तो उन पर क्या करती है, नजर रखती है, तो नियंत्रण। और ये बहुत अच्छी चीज है। ऐसा नहीं कि सरकार का गैर हस्तक्षेप है, बिल्कुल नहीं, सरकार ने अच्छा काम किया है, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर, ठीक है। मौद्रिक सुधार यानी मुद्रा में सुधार। जैसे आप अभी आप पहले अगर जैसे देखो कि पहले हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया 2016 में, करेंसी चल रही थी, ठीक है, क्योंकि ब्लैक मनी, देखो जैसे ही वो करेंसी बंद हुई थी कितनी सारी ब्लैक मनी पकड़ी गई थी, कितनी सारी ब्लैक मनी पकड़ी। और अभी पिछले पिछले एक महीने पहले सितंबर तक सभी को टाइम दे दिया कि 2000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे, देखो 2000 के नोट बंद हो गए। मतलब मौद्रिक सुधार भी होते हैं, है ना, मुद्रा में सुधार हो, जिससे क्या होता है कि जो ब्लैक का पैसा होता है ना, लोगों के पास ब्लैक का पैसा जमा होता है, वो कलेक्ट हो जाता है, उससे है ना सरकार को ये पता चल जाता है कि भाई इनके पास में ब्लैक का पैसा था, तो इनके घर छापे मारने हैं, उनको अरेस्ट करते हैं, ठीक है। ये तो अगर सरकार कोई नीति लाती है ना, तो इनको आप लोगों को ये नहीं कि एक तरफ से देखना कि यार इसमें तो मेरा नुकसान हो रहा है, वो नहीं, इसमें प्रॉफिट देखना कि हमारे देश का प्रॉफिट हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपको ना एक तरफा नहीं सोचना, आपको चारों तरफ से सोचना की कोशिश करनी है कि अच्छा मोदी सरकार नहीं करा, अरे यार ये तो बहुत अच्छा करा, ये अच्छा करा, अच्छा ये बुरा कर दिया, कर दिया, ऐसे हमें नहीं सोचना है। समझ में? ऐसे हमें नहीं ध्यान देना है इन चीजों पर, ठीक है, क्योंकि बड़े लोगों का काम है, उन पर छोड़ दो तो काफी अच्छा। बस आप लोगों ने न्यूज सुननी, अच्छा सरकार में चल रहा है, अच्छा ओके, अच्छा तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें ऐसा करना है। तो इन चीजों को सिर्फ आपको अवेयर रहना है, इनकी ना आलोचना नहीं करनी है, उन पर नेगेटिव कमेंट आपको नहीं करना है। समझ में बात? चाहिए। तो ये तो मैंने 4 पॉइंट थे जो मैंने आईडीपी की इसकी विशेषता बताई कि अगर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आती है तो भाई इसकी क्या विशेषता है, ये क्या होती है और इनसे क्या क्या लाभ होते हैं लोगों को, ये मैंने आपको चीज यहाँ पर समझाई, ठीक है। अगर हम बात करें कि भाई इसके चरण क्या क्या है, इसके अगर हम बात करें, अब हम बात कर लेते हैं इसकी किनकी चरण के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको स्टार लगाना है, ट्रिपल स्टार, प्लीज रिक्वेस्ट आपसे यहाँ पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि यही है हमारा 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ। तो अब इसको यहाँ से अगर आपने अभी तक कट करके देखा तो कोई बात नहीं, आपका नुकसान है, मेरा कुछ नहीं है, बट अब इसको कट मत करना, रिक्वेस्ट इतनी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं चरण के बारे में, चरण के बारे में, सॉरी एक मेरे से एक मिस्टेक होगी, सॉरी माय मिस्टेक, इसको काट देना यहाँ पर, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अभी हम पढ़ते हैं कि चरण का मतलब ये है कि भैया जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है वो किन किन चरणों में जाकर विकसित हुई थी, यानी 2 चरण निकल के तैयार होते हैं, जिसमें बता देता हूं आपको। पहला चरण था आपका पहला चरण, पहला चरण जो पहला चरण था वो हमारा विकसित हुआ था कब जाकर 1921 से लेके 1925 के बीच में, हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का पहला चरण था। मतलब यहां से इसकी शुरुआत हुई थी 1921 से, मैंने आपको बताया था रशियन क्रांति के बाद में इसकी शुरुआत हुई, जब उनकी सरकार ने व्लादिमीर ने जब क्या किया, उनको उनकी सरकार को क्या पेश किया, इसकी रिपोर्ट पेश की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। तो बोला है एनईपी की शुरुआत वर्षों में सोवियत सरकार ने अर्थव्यवस्था को स्थिर और कृषि उत्पादन को बहाल करने पर ध्यान केंद्रित किया था। मतलब जो पहला चरण था ना, इसने जो सोवियत संघ थी, जो सोवियत संघ थी सिर्फ उसको प्लस कृषि कृषि उत्पादन पर, सबसे पहले कृषि उत्पादन पर ही ध्यान केंद्रित किया गया था कि भाई हमारी यहाँ की फसल अच्छी हो, कैसे हम कृषि के थ्रू डेवलप कर सके, किसको, अपनी इंडस्ट्रीज को या फिर अपने देश को। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1921 से लेकर 1925 के दशक में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। ये हमारा आता है पहला चरण। दूसरा चरण, जो दूसरा चरण था इसका वो 1926 से लेकर
कब था? 1926 से लेके 1929 के बीच में इसका दूसरा चरण स्टार्ट हुआ था। और जो दूसरा चरण था उसमें क्या बात बोली गई थी? इस चरण में जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार ने भारी उद्योग के विकास पर जोर दिया। बिल्कुल, एक तो था सोवियत संघ प्लस कृषि के ऊपर, लेकिन यहाँ पर एक नेता था, कौन, किसका नाम, इसका नाम क्या था? स्टालिन। इसने क्या कहता? इसने अपनी सरकार के साथ मिलकर क्या करा? इसने अपनी सरकार के साथ मिलकर वहां पर सर किस चीज के मतलब ऊपर ध्यान दिया? उद्योगों के ऊपर, बिजनेसेस के ऊपर। क्या देखो, कृषि एक हर टाइम के लिए कृषि आपको पैसा कमा कर नहीं दे सकती, जो भी कमा कर दे सकता है आपको क्या दे सकता है? उद्योग। ये रियलिटी सच है। जितना आप सरकारी नौकरी से नहीं कमाओगे ना, उतना ज्यादा आप लोग अपना बिजनेस करके कमा लोगे। ये रियलिटी सत्य है, ठीक है। सरकारी नौकरी आपको इज्जत देती है, पावर देती है, रुतबा देती है, जो आपको प्राइवेट नौकरी नहीं दे सकती, ठीक है। सरकारी नौकरी आपको सुरक्षा देती है, इसलिए भाई प्रेफर करता हूँ सरकारी नौकरी करो, वरना तो अपना बिजनेस करो, ठीक है। पॉइंट बता देता हूँ। या अगर आपको जॉब करनी है तो आपको सरकारी नौकरी करनी है। क्या करनी है? सरकारी नौकरी, ठीक है। जॉब नहीं करनी तो आपको अपना बिजनेस करना है। बस जिस लाइफ में दो ही काम करना है, इससे तीसरा काम आपको नहीं चूज करना है, वरना पता नहीं क्या होगा आपका। चलिए, तो हमने बात करी दो चरण के बारे में। तो इन दो चरण के अंदर मैंने मेन टॉपिक था, स्टालिन ने वहां पर क्या कहता है, उनके उद्योग पर ध्यान दिया। और पहले चरण में जो उनकी सरकार थी, ब्लादिमीर जो उनके नेता थे, उन्होंने उनकी सरकार को क्या पेश की? इनकी रिपोर्ट पेश की। और सोवियत संघ और प्लस कृषि पर उन्होंने ध्यान केंद्रित करना था पहले चरण में। दूसरा चरण उद्योग पर, सिंपल, खत्म, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलिए, अब लगाना आप लोग क्या? स्टार। अब जो क्वेश्चन बताऊंगा उस पर आप लोगों को स्टार लगाना है। नई आर्थिक नीति के सुधार और क्या था? नई आर्थिक नीति के सुधार के पक्ष, क्या कह रहा हूं मैं? के पक्ष तथा विरोध में तर्क। तो यही है हमारा राजा, यही है हमारा किंग। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार लगाना है इस वाले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आपका 15 मार्क्स का गारंटीड है। अगर ये इस वाले यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भाई नई आर्थिक नीति के सुधार के पक्ष या उसके विरोध में आपको तर्क बताने हैं कि भाई जो उन्होंने सुधार की थी, क्या आप उनके पक्ष में हो या फिर उनके विरोध में हो। उनके पक्ष में कौन से तर्क थे, उनके विरोध में कौन से तर्क थे, ये आपको बताने हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके पक्ष में क्या तर्क थे, ठीक। चलिए, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन। बिल्कुल, पहला जो तर्क था आपका क्या? आर्थिक विकास बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा। आपको पता है जब आपके देश के अंदर, आपकी इकोनॉमी के अंदर भाई सरकार अच्छे काम कर रही है, लाइक जैसे एजुकेशन पॉलिसी अच्छी कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर रही है, ठीक है, मेट्रोज बना रही है, पुल बना रही है, आप लोगों के लिए रोजगार दे रही है, तो उससे क्या होगा? हमारे देश की इनकम बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। हमारे देश का अन्य देशों में क्या होगा? हमारे देश का अन्य देशों में नाम होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इससे क्या होगा? आर्थिक विकास बढ़ेगा। पहली बात क्लियर। चलिए, दूसरी बात कर लेते हैं, विदेशी निवेश को आकर्षित। बहुत इंपॉर्टेंट, विदेशी निवेश वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला ध्यान रखना है। जो कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था किसका? जूस मशीन का। भाई आपकी सरकार, हमारी भारत सरकार अगर कोई भी मान लो कोई प्रोडक्ट बना रही है, जो कि हमारा था जूस मशीन को लेकर, जो जूस मशीन ऐसी है जो अन्य देश भी खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारे यहाँ से अन्य देशों में क्या बढ़ जाएगा भैया? हमारे यहाँ से अन्य देशों के लिए इंपोर्ट बढ़ जाएगा। हमारे यहाँ से अन्य देशों के लिए इंपोर्ट बढ़ जाएगा, और हमारे लिए क्या बढ़ जाएगा? हमारे लिए एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। अब एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या होगा?
अदर देश की कंट्री क्या करेगी, हमारे देश में आकर इन्वेस्ट करेगी। बिल्कुल ये इन्वेस्टमेंट ही तो है, और क्या वो हमारे यहाँ से खरीद लिए तो उनका पैसा हमारे देश में आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। जैसे यूएस डॉलर में आ गया, अब एक यूएस डॉलर की कीमत 1 रुपए से, हमारे 1 रुपए से ज्यादा है कि नहीं है, बिल्कुल है यार। अगर हम बात करें एक यूएस डॉलर की अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे एक यूएस डॉलर है 82.75 समथिंग है, ये एग्जैक्ट डेटा है 82.75। सोचो तो यूएस डॉलर की कीमत है कि नहीं है, बिल्कुल है यार। सोचो यहाँ पर तो बिजनेस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। इंपोर्ट बढ़ गया उनके देश में और हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ गया, तो हमारे देश में क्या आ गया, विदेशी निवेश आ गया। हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है, तालियां तालियां तालियां। रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई। अगर वो मशीन बना रहे हैं तो इस मशीन को बनाने के लिए किसी चीज का खर्चा नहीं आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। कि इसके अंदर कोई लेबर नहीं लगेगी क्या, कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी नहीं लगेगी क्या, और जिनको इस टेक्नोलॉजी का ज्ञान होगा सिर्फ वही तो इसको बना पाएंगे ना। तो क्या बनेगा, रोजगार, रोजगार बढ़ेगा। क्यों, कैसे पता, चलो आप बोलोगे भाई जिनके पास नॉलेज होगी सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, गरीब लोग, बिल्कुल मिलेगा। अगर बांध बना रहे हो, पुल बना रहे हो, मेट्रो लाइंस बना रहे हो, पढ़े लिखे लोग नहीं करेंगे, पढ़े लिखे लोग क्या करेंगे, आर्किटेक्ट। उनमें कौन कौन आते हैं, आर्किटेक्ट और इंजीनियर। क्या करेंगे, ठीक है ये नक्शा बना दिया, इंजीनियर क्या करेंगे, उनके हिसाब से उस नक्शे के हिसाब से काम करवाएंगे, मैप के हिसाब से। लेकिन काम कौन करेगा, गरीब आदमी, मजदूर भी तो काम करेगा। तो उनको रोजगार मिला कि नहीं मिला यार, बिल्कुल मिलेगा। तो फायदा है या नहीं है, बिल्कुल है। हम इनके पक्ष में हैं, हम इसके पक्ष में हैं बिल्कुल, लेकिन इसका विरोध भी सुनना जरूरी है आपको। दूसरा है दक्षता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। दक्षता का मतलब होता है आपकी एबिलिटी बढ़ती है, एबिलिटी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। मशीन के लिए हाई स्किल प्लस हाई नॉलेज चाहिए, तो क्या आपकी एबिलिटी नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। कंपटीशन प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा, आपकी एबिलिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी भैया। हर किसी को रोजगार मिलेगा। क्यों, इनके लिए आपको क्या चाहिए, हाई फाई स्किल चाहिए, हाई फाई नॉलेज चाहिए। और इनके लिए कौन बढ़ाएगा, इनको कोई कर सकता है जिनकी एबिलिटी अच्छी होगी, स्किल अच्छी होगी। और इससे क्या बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, मींस कंपटीशन बढ़ेगा। आगे लोगों में भी जागरूकता होगी कि नहीं यार इसको तो मैं इस मशीन को बनाने के लिए मैं स्किल सीखूंगा, नहीं मैं सीखूंगा, मैं सीखूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सभी को नॉलेज मिलती चलेगी, क्योंकि वो इनका क्या करेंगे, फायदा उठाएंगे। सिंपल सी बात है, इसकी नॉलेज ले लेंगे वो फायदा उठाएंगे, है ना। चलिए और बाकी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, और चीजों में और क्या बोला है यहाँ पर देखिए। दक्षता, राजकोषीय अनुसंधान सुधार होगा। हमारा जो राजकोषीय एक बजट होता है, बजट के अंदर आता है राजकोषीय, जिससे भैया आप लोग, आपको सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट को सैलरी मिलती है। गवर्नमेंट सैलरी देती है किसको, उनके वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को, जितने भी कर्मचारी होते हैं गवर्नमेंट कर्मचारी, उनको क्या देती है, क्या देती है, तनख्वाह देती है। राजकोषीय सुधार क्यों होगा, आर्थिक विकास हो रहा है, विदेशी निवेश आ रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। सिंपल सी बात है, गरीबी कम हो जाएगी, गरीबी कम होगी, 100% गरीबी कम होगी भाई। जब आपको पता है आपको रोजगार मिल रहा है तो यार आपकी गरीबी कम नहीं होगी क्या, बिल्कुल होगी। सबको रोजगार मिल रहा है, लोग गरीब तो रहेंगे लेकिन मिडिल क्लास में चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे, मिडिल क्लास में वो लोग वहां पर चले जाएंगे, ठीक है। तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहन मिलेगा, यस ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली। तकनीकी जो आपकी टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर लिख देता हूँ पॉइंट को, ठीक है। क्या आपकी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी को क्या मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी। यहाँ पर लिख देता हूँ मोटिवेशन, क्या मिलेगी, टेक्नोलॉजी को यहाँ पर मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। सामाजिक कल्याण में सुधार होगा, सोशलिस्टिक बनेंगे, सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण कर रही है सरकार, बिल्कुल कर रही है ना। तो ये सारे पॉइंट है जो इसके पक्ष में दिए जाते हैं। और अगर आपको सिर्फ इसमें बोले कि नई आर्थिक नीति के सुधार में पक्ष दीजिए, तो आपको यही सारे पॉइंट लिखने हैं, पॉइंट लिख दोगे। और इसके अंदर अगर आप अपने तरीके से, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ उस तरीके से अगर आपको इसमें एग्जाम्पल डाल दोगे तो 100% अगर आपका ये 8 मार्क्स का आएगा ना, तो 8 के 8 मार्क्स आपको इसमें पक्का मिलेंगे, अगर आप लोग ये सारे पॉइंट लिख दोगे तो। समझ में आएगा, चलिए
अगर आगे हम बात कर लेते हैं इसके विरोध में। भाई हर चीज के पक्ष और विरोधी दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है। कोई इसके कॉम्पिटिटर होता है तो कोई इसके फेवर में होता है, सिंपल सी बात है। लाइफ है, कुछ भी हो सकता है। क्या है? लाइफ है, कुछ भी हो सकता है। तो हम पढ़ लेते हैं इसके विरोध में क्या तर्क है। पहला तर्क पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला तर्क क्या है? आय असमानता में वृद्धि होगी। क्या होगी? आय असमानता, आय असमानता में क्या होगी? वृद्धि होगी। कैसे वृद्धि होगी पहले इसको पढ़ो, ठीक है। आलोचकों को का तर्क है कि आर्थिक सुधार के से अक्सर अमीरों को असमान रूप में से लाभ होता है। अविनियमन और उदारीकरण से छोटे अभिजातित वर्ग के लिए के बीच धन संचय हो जाता है, हो सकता है, और आय असमानता बढ़ सकती है और समाज के सबसे गरीब वर्ग को पीछे छूट जाते हैं। बिल्कुल भैया, अगर कोई लोग हमारे देश में बाहर से अगर पैसा आ रहा है, विदेशी निवेश हो रहा है, क्या हो रहा है? विदेशी निवेश हो रहा है। कैसे? तब क्यों होगा? क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी उधर जा रही है दूसरे देशों में। भैया क्या होगा? हमारी टेक्नोलॉजी क्या करेगी? दूसरे क्या करेगी, सॉरी, हमारी टेक्नोलॉजी, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, अन्य देश के लोग क्या करेंगे? बाय करेंगे। अब हमारी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए कौन चाहिए? डेवलपर चाहिए। क्या चाहिए? डेवलपर चाहिए। अब इन डेवलपर्स के लिए और कौन जरूरी होता है? इन डेवलपर्स के लिए और कौन जरूरी होगा? जिनके पास में अच्छी स्किल्स होगी। अब स्किल्स किसके पास में अच्छी होगी? जिसके पास में पैसा अच्छा होगा। भाई जिसके पास में पैसा होगा वही तो पढ़ाई कर पाएगा, वही तो स्किल सीख पाएगा। सिंपल सी बात है। लाइक जैसे अगर मैं आपको बात करूं सीए, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट एक स्किल है। इसमें ना करीबन करीबन अगर आप आपको कोचिंग से लेके पूरे सीए बनने तक अगर मैं आपको खर्चा बताऊं ना, तो अप्रोक्स 5 लाख का खर्चा आता है। 5 लाख आज के टाइम पे मजदूर नहीं कमा पाएगा अपने बच्चे के लिए, क्योंकि उसे घर खर्च देखना, अपने माँ बाप को पालना, अपने बीवी बच्चों को पालना, और उस एक अकेले लड़के अपने बच्चे को पालना जिसको 5 लाख का खर्चा है। अगर मान लो दोनों बच्चों ने बोल दिया कि नहीं पापा हम दोनों को बनना है, तब बेचारा क्या करेगा वहां पर? तो यहाँ पर क्या होगी? आय में असमानता होगी। लेकिन यहाँ पर जिनके पास में पहले से पैसा होगा, जो इस टेक्नोलॉजी को बना रहे हैं, यानी कौन होंगे? बिजनेसमैन होंगे। तो वो तो डेवलपर भी खरीद लेंगे, स्किल्स भी सीख लेंगे, पैसा भी उनके पास होगा, वो अपने बच्चे को सीए भी बना देंगे। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर उनके लिए आय समानता नहीं होगी, यानी गरीबी यहाँ पर बढ़ जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी? गरीबी बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात हुई। चलिए और आगे चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर और क्या चीज दी गई है? और दूसरा पॉइंट है इसके अंदर नौकरी की हानि और बेरोजगारी। बिल्कुल नौकरी की हानि, पॉइंट लिखकर बता देता हूं, समझाने की जरूरत नहीं है। नौकरी की हानि, नौकरी की हानि क्यों होगी? क्योंकि भाई आपके पास में पैसा नहीं है, आपके पास में स्किल्स नहीं है, तो आपको नौकरी कौन देगा? कोई नहीं देगा। सिंपल सी बात है, आपको नौकरी भी कोई नहीं देगा, स्किल्स नहीं है। अगर आप लोग मजदूरी भी करने जाओगे ना, तो मजदूर के लिए भी आपको स्किल चाहिए। अगर आपके पास में मिस्त्री का काम करने का, आपको एक छेनी लेकर हथौड़ा तोड़ना नहीं आता, हथौड़ा चलाना नहीं आता, ईंट रखना नहीं आता, मसाला मिला नहीं आ सकता ना, तो आपको कोई मिस्त्री भी नहीं बनाएगा, आपको कोई बेलदारी करने नहीं देगा। समझ में? तो नौकरियों की हानि होगी इस चीजों से। चलिए, श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर करना है। कैसे? समझने की कोशिश करें, पॉइंट में लिख दूंगा। बोला है कुछ आर्थिक सुधार, विशेष रूप से श्रम बाजार के लचीलेपन से संबंधित सुधार, श्रमिकों के आर्थिक अधिकारों को कमजोर कर सकते हैं। आलोचकों का तर्क है कि इससे कम वेतन और खराब कामकाजी परिस्थिति सहित शोषणकारी श्रम प्रथाओं को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे रोजगार का समग्र गुणवत्ता खराब हो सकता है। मतलब क्या है? यहाँ पर पॉइंट क्या है? श्रमिकों, क्या लिखा पॉइंट? श्रमिकों के अधिकार, श्रमिकों के अधिकारों का क्या पॉइंट है? अधिकारों को कमजोर करना। अधिकारों को कमजोर करना क्यों? देखिए
एग्जाम्पल के थ्रू समझो सारी चीज भाई। इकोनॉमिक्स पूरा एग्जाम्पल बेस्ड, सब कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इकोनॉमिक्स में एग्जाम्पल समझते जाओ, काम हो चले जाएगा। बोलते हैं कि भैया आपको पुल बनाना है, सरकार ने बोल दिया कि आपको पुल बनाना है 1 साल के अंदर। सरकार ने एक ठेकेदार को ठेका दे दिया कि भैया आपको एक पुल बनाना है 1 साल के अंदर अंदर। अब मुझे नहीं पता कि आप उसमें कितने मजदूर लगाओ, आप 100 लगाओ या फिर आप 200 लगाओ, आई डोंट केयर। हम सरकार है, हमने आपको इस रेट पर, लाइक रेट अगर अच्छी खासी भी रेट बताऊं आपको 250 रुपए अगर हम बोले जाए तो सरकार क्या करेगी, 200 रुपए की रेट दे देगी उस ठेकेदार को, उससे ठेकेदार को 200 रुपए की रेट दे देगी। यानी 200 रुपए की रेट, यानी 1 फुट में जितने भी माल मटेरियल खर्चा होगा वो 200, मतलब एक फुट दीवार, 1 फुट दीवार बनाने का मतलब पर फुट 200 रुपए। अब वो पुल कितना बड़ा होता है, आप ऐसे भी उसे नापोगे, उसकी चौड़ाई लंबाई ऊंचाई हर चीज से उसको नापोगे तो उसमें पैसे बनेंगे। अब पैसे उसमें चाहे कितने ही बने, उसमें 100 वर्कर लगा दिए, क्या कर दिए, 100 वर्कर लगा दिए। अब वो क्या करेगा, वो तो अपना प्रॉफिट कमाएगा। कौन, ठेकेदार तो प्रॉफिट कमाएगा, सरकार से भी 200 रुपए मिल रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उन 200 रुपए में से कम नहीं तो 180 रुपए या फिर 170 रुपए, 180 से 170 रुपए पर स्क्वायर फुट वो अपने लिए निकालेगा। और अगर उसमें से बचेंगे 30 रुपए वो श्रमिकों को देगा। अब उसमें से 300 श्रमिक हो गए, क्या 30 रुपए, यानी अगर मान के चलो कि पर श्रमिक को पर डे क्या कर सकता है, 400 रुपए की दिहाड़ी दे सकता है पर डे की। तो महीने कितनी होती है, 4 की 12,000 रुपए। तो क्या इस महंगाई के दौर में वो 12,000 रुपए में, क्या लिखा है यहाँ पर क्या लिखा है, 12,000 रुपए। सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 12,000 रुपए। क्या लिखा है, 12,000 रुपए में क्या वो अपना घर खर्च चला लेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर बोला क्या है कि उन पर जोर जबरदस्ती होगी कि भाई आपको काम करना है तो करना है, पैसे कमाना है काम कर लो, ठीक है इतना पैसा मिला, कुछ तो गुजारा करेगा बेचारा अपना, क्या करेगा, कुछ तो गुजारा करेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर उनके अधिकारों को कमजोर बना दिया जाता है, इन आर्थिक नीतियों का उनके अधिकारों को क्या कर दिया जाता है, कमजोर बना दिया जाता है। ओके चलिए आगे बात कर लेते हैं, अगला पॉइंट इसके अंदर बात कर लेते हैं। बोला वित्तीय अस्थिरता, पहला पॉइंट है पर्यावरण संबंधित चिंता है, बिल्कुल। अब भाई क्या हो रहा है, कोई ना उद्योग है जिसके अंदर क्या हो रहा है, काफी सारे रॉ मटेरियल की जरूरत है जिसके अंदर, जिससे हमें पेड़ भी काटने पड़ेंगे, हमें लोहे की भी जरूरत पड़ेगी, हमें पेट्रोल की भी जरूरत पड़ सकती है, हमें तेल की भी, डीजल की भी, हर चीज जरूरत पड़ सकती है। तो इससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो इसमें चौथा पॉइंट क्या था, पर्यावरण संबंधित चिंताएं होगी, वित्तीय अस्थिरता होगी, हमें पैसों की भी इसमें कमी पड़ सकती है, हर चीज बांध बनाएंगे तो उसके लिए पैसे चाहिए, तो क्या सरकार आपको पैसे देगी, उतने नहीं देगी। क्या बाहर से पैसे आएंगे, नहीं आ सकते भैया, आए नहीं आए कुछ पता नहीं है, ठीक है। विदेशी निवेश पर निर्भरता, यहां पर सिर्फ क्या होगा कि वो टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे कि भाई वो क्या करेंगे, सिर्फ विदेशी निवेश पर, निवेश विदेशी निवेश पर वो स्थिर हो जाएंगे, निर्भर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, विदेशी निवेश पर ही निर्भर। विदेशी निवेश पर निर्भर, ठीक है, विदेशी निवेश पर क्या हो जाएंगे, निर्भर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, वो तो यार टेक्नोलॉजी से चीजें बनाएंगे, अब उन चीजों को वहां पर क्या करेंगे, बाहर इंपोर्ट करवाएंगे बाहर के देशों में, तो सिर्फ विदेशी निवेश ही आएगी, यानी उन्हीं पैसों पर वो डिपेंड होगी हमारी सरकार, हमारी नई आर्थिक नीति। तो हमारे देश के लिए क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, है ना। तो पक्ष के साथ साथ आपको विरोध के तर्क समझने पड़ेंगे कि भाई कुछ देखो, कोई चीज ऐसी होती है, कोई एक एजुकेशन पॉलिसी भी आई है ना अब इस साल, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है ना, जिसे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं। तो अगर वो आपके लिए आई है ना, तो काफी सारी चीजें उसने आपके लिए अच्छी करी है, लेकिन काफी सारी चीजें उसने आपके लिए बेकार भी कर दी है। ऐसी चीजों को सोचना है, हालांकि उसने बेकार करी है या नहीं करी इसका अभी किसी को नहीं पता। तो आप लोगों को अगर ये बोले ना कोई कि नहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने से नहीं बहुत ज्यादा नुकसान होगा, बच्चे फेल होंगे, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, पढ़ाई पे ध्यान देना, सिर्फ पढ़ाई करना है, ठीक है। इन सारी फेक न्यूज से आपको दूर रहना है।
मैं कह रहा हूँ आपको इन सब चीजों फेक न्यूज से दूर रहना कि भाई कोई बोले नहीं इस बार तो पेपर बहुत हार्ड आएगा, क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के पूछ जाएंगे। क्वेश्चन तो हर साल घुमा फिरा के पूछ जाते हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई तब भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते थे। इससे आपकी एबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। और आप अपनी एबिलिटी नहीं बढ़ा सकते ना तो भैया हाथ जोड़ के माफी, आप लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं है फिर, ठीक है। अगर पढ़ रहे हो तो यार इतना कॉन्फिडेंट तो हो कि इतना तो पढ़ के जाओ कि आप क्वेश्चन को चाहे कैसा भी घुमा फिरा के पूछ ले जाए लेकिन आप लोग उसका आंसर दे सको, समझ में आई। तो हमें ये चीज देखनी होती है, कोई भी चीज अगर आपके समाज में, आपके घर में भाई बहन दोस्त रिश्तेदार किसी के साथ कुछ भी गलत होता है तो उसमें आपको अपना एक तो प्रॉफिट देखना है, प्लस उसमें पर एक गलत चीज भाई नेगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों इम्पैक्ट आपको वहां पर देखने पड़ेंगे। नहीं कि नहीं इसने तो एक गलत किया है अब तो यही गलत है, नहीं, उसको जज नहीं करना है, उसको जज आपको नहीं करना है। देख लेना, पूरी पूरी बात सुननी है, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से उसको जज करना है, फिर कंक्लूजन निकालना कि भैया कौन गलत है। यही काम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस करते हैं, ठीक है, जस्टिस करते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। सामाजिक कल्याण की अपेक्षा होगी, यहाँ पर सामाजिक कल्याण नहीं होगा क्यों पता है, जब श्रमिकों के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, नौकरियों की खतरा होगी, आय में असमानता होगी तो सामाजिक कल्याण कैसे बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। समझ भाई, चलिए एक और लास्ट टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं हम। ये तो इंपॉर्टेंट था, वेरी इंपॉर्टेंट था, और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी और मोस्ट दोनों में फर्क है। एक और हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, कौन सा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक लास्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, जो कि क्या है, इसके उद्देश्य, नई आर्थिक नीति के एम, उद्देश्य, ठीक है। एम या उद्देश्य क्या है इसको हम समझ लेते हैं। तो इसमें पहला है आर्थिक विकास को प्रोत्साहन, बिल्कुल मैंने बता दिया है, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अब कैसे मिलेगा दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि अब मेरी गलती नहीं है, आप वीडियो कट करके देख रहे हो, ठीक है। दूसरा कैसे मिलेगा, बेरोजगारी कम हो जाएगी, बिल्कुल बेरोजगारी कम हो जाएगी क्योंकि अगर पान बनाना तो उसके लिए रोजगार चाहिए, बेरोजगारी कम करना, जो भी मैंने उसके पक्ष में तारीख देना उसी को आपको यहाँ पर एम में लिख देना है, आपका क्वेश्चन तैयार है। समझ में आई बात, चलिए। अर्थव्यवस्था को स्थिर करना, स्थिर हो जाएगी हमारी अर्थव्यवस्था, क्या हो जाएगी हमारी अर्थव्यवस्था स्थिर हो जाएगी क्योंकि पैसा आएगा तो सभी की इनकम बढ़ेगी, जाहिर सी बात है जीडीपी बढ़ जाएगी। निर्यात आधारित विकास का को बढ़ावा देना, यानी इंपोर्ट पर बढ़ावा मिलेगा, सॉरी एक्सपोर्ट, यानी अपने माल, अपने देश से किसी दूसरे देश में माल जाना तो वहां से विदेशी क्या आएगी, विदेशी करेंसी आएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कब होगी, जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, हमारे देश में कोई टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो दूसरे देश भी क्या होंगे, प्रोत्साहन होंगे, क्या इंडिया में तो ये चीज अच्छी चल रही, चलो यार क्यों ना हम भी अपना प्रॉफिट ले ले, हम भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो वो कहलाएगी एफडीआई आपकी कहलाएगी, राइट। बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, जो आपका ढांचा चल रहा है उसमें सुधार हो जाएगा। मानव पूंजी को बढ़ावा मिलेगा, जो कि आपकी लाइक हम बोल सकते हैं जीडीपी, हम यहाँ पर बोल सकते हैं जीडीपी, या फिर हम बोल सकते हैं आपकी प्रति व्यक्ति आय, क्या बोल सकते हैं, प्रति पर पर्सन इनकम हम यहाँ पर बोल सकते हैं, पर पर्सन इनकम, मानव पूंजी को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। सामाजिक कल्याण बढ़ेगा, यहाँ पर क्या बढ़ेगा, यहाँ पर सामाजिक कल्याण बढ़ेगा हमारा। सारी चीजें बता चुका हूं आपको, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है, गलती से बोल मत जाना कि भैया क्यों है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो तीन चीज, ये जो दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका 8.5 मार्क्स का अगर पूछा जाता है तो देखिए मेरे पहले भाइयों, मेरे दोस्तों, ये जो तीन चीज, चार चीज जो भी मैंने आपको बताई है, सभी की सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीआईपी है, स्टार लगा लो सभी पर, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। साथ ही साथ में हमारी ये सीरीज जिसका हमने काफी दिन पहले आगाज किया था, आज खत्म होता है, कौन से सब्जेक्ट को लेकर,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया, कौन सा सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर को लेकर। हिस्ट्री कंप्लीट करवा दी, इकोनॉमिक कंप्लीट करवा दी, बाकी जो सब्जेक्ट बचे हो उनको भी कंप्लीट करवा देंगे। और जैसे कि आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि 16 नवंबर को हम स्टार्ट करेंगे 10 ईयर की सीरीज। 10 ईयर बिल्कुल फ्री में मिलेंगे आपको, साथ में हमारे पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में। तो फ्री आप लोग एग्जाम में हो जाओगे, एग्जाम से भी हो जाओगे क्या, फ्री, एग्जाम से फ्री हो जाओगे, क्योंकि आप लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास होगे। क्या होगे, अच्छे मार्क्स से पास होगे, मेरी गारंटी है। अगर आप लोग मेरी सारी वीडियोस को फॉलो करते हुए आ रहे हो तो ठीक है, ये मेरी गारंटी है। राइट मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमारी सीरीज, हमारा चैप्टर, हमारा लेसन, हमारा सब्जेक्ट आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने ये चैप्टर के साथ में, ये यूनिट के साथ में ये सब्जेक्ट पूरा आपका कंप्लीट करवा दिया। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है। इससे पहले के जितने भी लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो इनके प्लेलिस्ट आई बटन पे पॉपअप होकर आपको मिल चुकी है। साथ में चैनल पे जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइए, आपको सब चीज मिल जाएगी बिल्कुल सीक्वेंस वाइज, लेसन वाइज, यूनिट वाइज। हर एक सब्जेक्ट, क्या करो, हर एक सब्जेक्ट, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर को लेकर सारे के सारे आपको प्लेलिस्ट वहां पर मिल जाएगी। समझ में मेरे दोस्त बात? तो अब प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना तो कतई मत भूलना, क्योंकि आपके साथ साथ में आपके दोस्तों को, आपके पड़ोसियों के, आपके सहपाठियों को भी प्रॉफिट तो मिलना चाहिए फ्री कंटेंट। ठीक है मेरे दोस्तों, गुड लक।